आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में करना शुरू करेंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में से भी आपसे 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में सेक्शन नंबर 1 के बारे में करेंगे। सेक्शन नंबर 1 में आता है जर्नल यानी कि सामान्य चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला रूल है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट के बारे में, विदेशी डाक की परिभाषा के बारे में। द टर्म फॉरेन पोस्ट अप्लाइज टू द पोस्टल सर्विसेज विच डू नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट। विदेशी डाक शब्द उन डाक सेवाओं पर लागू होता है जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। यानी कि ऐसी जितनी भी डाक सेवाएं जो इनलैंड पोस्ट में नहीं आएंगी वो किस में आ जाएंगी, फॉरेन पोस्ट की परिभाषा में आ जाएंगी, विदेशी डाक की परिभाषा में आ जाएंगी। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हमने जितनी भी सर्विसेज के बारे में किया वो कौन सी सर्विसेज थी, इनलैंड पोस्टल सर्विसेज थी, अंतर्देशीय डाक सेवाएं थी। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि फॉरेन पोस्ट शब्द उन डाक सेवाओं के, उन पोस्टल सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होगा जो इनलैंड पोस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आते हैं। कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स, विदेशी डाक वस्तुओं की श्रेणियों के बारे में। Postal articles exchanged in the foreign post are broadly divided into two categories, which are letter post and parcel post। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया कि विदेशी डाक को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो विदेशी डाक जो है यानी कि आप फॉरेन कंट्रीज को जो डाक भेजते हैं उसको मोटे तौर पर दो विभागों में या दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो जैसे हमने इंग्लैंड पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में किया था, वहां पे हमने क्या कि 10 तरह की डाक श्रेणियां होती हैं। लेकिन फॉरेन पोस्ट में जो पोस्टल आर्टिकल्स की कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं, वो केवल 2 ही हैं। और कौन कौन सी हैं? एक लेटर पोस्ट आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी पार्सल पोस्ट। विदेशी डाक में आदान प्रदान की जाने वाली डाक वस्तुओं को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट कहा जाता है। जैसे हमने इंग्लैंड में किया था कि टोटल 10 प्रकार की डाक वस्तुएं होती हैं या डाक वस्तुओं की 10 श्रेणियां हैं, उसमें हमने अलग अलग डाक वस्तुओं की श्रेणियों के बारे में किया था। लेकिन फॉरेन पोस्ट में केवल लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट 2 ही श्रेणियां आएंगी। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में, यूपीयू के बारे में। All the countries of the world with few exceptions are members of the union known as the Universal Postal Union। तो विश्व में जितने भी देश हैं, कुछ एक अपवादों के साथ वे सभी एक संघ के सदस्य हैं और उस संघ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहा जाता है, यूपीयू कहा जाता है। तो विश्व में जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सभी एक यूनियन के सदस्य हैं और उसको क्या कहा जाता है? संघ को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहा जाता है। द टेरिटरीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन द यूनियन आर रिगार्डेड एज अ सिंगल पोस्टल टेरिटरी फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर्स पोस्ट आइटम्स। संघ में सदस्य देशों के क्षेत्रों को पत्रों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए एक एकल डाक क्षेत्र के रूप में मानना चाहता है। अब क्या बताया गया है कि विश्व में लगभग जितने भी देश हैं वो सभी एक संघ के सदस्य हैं और उस संघ को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहा जाता है। अब जितने भी उस संघ के सदस्य देश हैं उन सभी के क्षेत्रों को डाक के, और कौन सी डाक? पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए, लेटर पोस्ट आइटम्स के रेसिप्रोकल एक्सचेंज के लिए सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना जाता है। तो हर एक लाइन को अच्छे से समझ के याद करने की कोशिश करनी है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों के जो क्षेत्र हैं या भाग हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है। यह किसके संबंध में कहा जाता है? पत्र डाक वस्तुओं के रेसिप्रोकल एक्सचेंज के लिए पारस्परिक आदान प्रदान के संबंध में एक एकल डाक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट इज ग्रांटेड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब जो भी ये संघ है इसके पूरे क्षेत्र में पारगमन की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि डाक वस्तुओं को आप जिस मर्जी देश के लिए फिर भेज पाएंगे। तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में कि विश्व में जितने भी देश हैं लगभग सभी देश एक संघ के सदस्य हैं और उस संघ को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहा जाता है। और दूसरी बात,
पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए इस संघ के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एक सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है। क्योंकि संघ में बहुत सारे देश हैं, लेकिन सभी देशों के जितने भी क्षेत्र हैं उनको क्या कहा जाएगा, सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है। किसके संबंध में कहा जाता है, लेटर पोस्ट आइटम्स के रेसिप्रोकल एक्सचेंज के संबंध में। उसके बाद जो भी यूनियन की टेरिटरी है या जो भी संघ का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में आपको पारगमन की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि डाक वस्तुएं आप कोई से भी देश के लिए फिर भेज पाएंगे। The Universal Postal Convention and its detailed regulations, यूनिवर्सल पोस्टल सम्मेलन और इसके विस्तृत नियमों के बारे में, these are binding on all member countries which are applicable throughout the international postal service and the provisions concerning the letter post services। यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और साथ में उसके जो भी विस्तृत विनियम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी के लिए बाध्यकारी रहेंगे, यानी कि उनको ये सारे यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और उसके जो भी विस्तृत विनियम होंगे वो मानने पड़ेंगे, जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा और पत्र डाक सेवाओं से संबंधित प्रावधान पर लागू होते हैं। The parcel post service with the majority of countries or administrations is governed by the Universal Postal Union Parcel Post Agreement। उसके बाद अधिकांश देशों के साथ या प्रशासनों के साथ जो पार्सल पोस्ट सेवाओं का उपयोग किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट समझौते के माध्यम से किया जाता है। यानी कि अधिकांश देशों और प्रशासनों के साथ पार्सल पोस्ट सेवाओं को कैसे गवर्न किया जाता है या कैसे शासित किया जाता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से किया जाता है। The exchange of insured letters is governed by the Universal Postal Convention but not all countries admit insured articles। उसके बाद जो बीमित पत्र होते हैं, बीमित पत्रों के आदान प्रदान को कौन नियंत्रित करता है, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के द्वारा किया जाता है, लेकिन सभी देशों में बीमित लेखों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यानी कि सभी देशों के लिए बीमित पत्र नहीं भेज सकते हैं, या फिर बीमित पत्रों को भेजा जा सकता है लेकिन उन देशों में उनको बीमित पत्रों की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। हम आगे करेंगे, आगे हमारे पास वीडियोस में आएगा, जैसे इंश्योर्ड आर्टिकल्स कैसे भेजेंगे और उसके बाद रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या वीपी आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें कैसे भेजी जाती हैं। एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स आर गवर्न्ड बाय स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट। उसके बाद विदेशी देशों के साथ जो मनी ऑर्डर्स का आदान प्रदान किया जाता है, पोस्टल ऑर्डर्स का आदान प्रदान किया जाता है और साथ में कैश ऑन डिलीवरी वाली आइटम्स का जो आदान प्रदान किया जाता है, उसे कौन नियंत्रित करता है, विशेष द्विपक्षीय समझौते के द्वारा स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट्स के माध्यम से उसे गवर्न किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ से आएंगे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएंगे, पार्सल पोस्ट सेवाओं को किसके माध्यम से शासित किया जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के माध्यम से। उसके बाद जो बीमित पत्र होंगे उनको यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। उसी तरह से मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी वाली जितनी भी आइटम्स होंगी उनके आदान प्रदान को स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट्स के माध्यम से गवर्न किया जाता है, शासित किया जाता है। There are special arrangements with a few countries, Bhutan, Bangladesh and Nepal, under which most favorable conditions are laid down for the exchange of postal articles। कुछ देशों भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ विशेष व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत डाक वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां निर्धारित की गई। यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इनके साथ कुछ विशेष समझौते किए गए जिसके माध्यम से क्या होगा, जितनी भी डाक वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा उनको और अधिक सुगम बनाया जाता है और अधिक अनुकूल बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रीज इन यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कौन से देश या कितने देश शामिल हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की बात करें 9 अक्टूबर 1874 को हुई, मोस्टली ये डेट पूछी जाती है। हेडक्वार्टर की बात करें वन स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें टोटल 192 देश शामिल हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट देश जो आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं तो आपको ये 192 देश याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में। एस्टेब्लिश्ड इन 1961 विद हेडक्वार्टर एट मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में मुख्यालय के साथ इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यानी कि जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में, 1961 में हुई। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में था।
द पर्पज ऑफ द यूनियन इज टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड improve the postal relations between the member countries in the Asian Pacific region and promote cooperation among them in the field of the postal services। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन ये जो संघ है इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? जितने भी एशियाई प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देश हैं उनके बीच डाक संबंधों को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए, साथ में उनके जो भी डाक संबंध है उनमें और सुधार किए जाएं और साथ में डाक सेवाओं के क्षेत्र में उनके बीच में सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इस उद्देश्य से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई। अब जब इसकी स्थापना हुई तब भारत इसका सदस्य नहीं था, भारत बाद में इसका सदस्य बना। इंडिया ज्वाइंट द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इन 1973। तो भारत जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में 1973 में जुड़ा। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। जब स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मनीला, फिलीपींस में था। द कन्वेंशन ऑफ द एपीयूपीयू इज अ बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर कंट्रीज। उसके बाद एपीपीयू का जो सम्मेलन है या कन्वेंशन है वो एपीपीयू के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी रहेगा, इनके उनको वो मानना पड़ेगा। द कन्वेंशन कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेटर पोस्ट आइटम्स। उसके बाद एपीपीयू में जो कन्वेंशन है या सम्मेलन है ये किसके संबंध में लागू होता है? लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के संबंध में जो प्रावधान है उनके ऊपर ये लागू होगा। एंड प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर कंट्री में अप्लाई फॉर सरफेस letter post items addressed to other member countries for reduced charges which are not more than 85% of international surface rates। तो सम्मेलन में क्या हो जाएगा? पत्र डाक वस्तुओं के संबंध में जो प्रावधान है वो शामिल रहेंगे और साथ में कोई भी एपीपीयू का सदस्य देश क्या कर सकता है? दूसरे देश के लिए जो भी सतह पत्र डाक लेख भेजेगा उसके लिए कम शुल्क के लिए वो आवेदन कर सकता है, जो कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय सतह दरों के 85% से अधिक के लिए नहीं होगा। तो क्या बताया कि कन्वेंशन कंटेन्स दी प्रोविजंस रिगार्डिंग दी लेटर पोस्ट आइटम। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो सम्मेलन है उसमें किसके संबंध में प्रावधान है? लेटर पोस्ट आइटम्स के संबंध में, पत्र डाक वस्तुओं के संबंध में प्रावधान है। एंड प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर कंट्री में अप्लाई। अब यहाँ पे बताया कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कोई भी सदस्य देश क्या कर सकता है? इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है कि उसके द्वारा दूसरे देश के लिए, और दूसरा देश भी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा होना चाहिए, तो दूसरे देश के लिए जो पत्र डाक वस्तुएं या सतह पत्र डाक वस्तुएं जो भेजेगा उनके लिए उनसे कम चार्जेस लिए जाएं। और इसके लिए वो क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है जो इंटरनेशनल सरफेस रेट्स के 85% से ज़्यादा के लिए नहीं होने चाहिए, कि मैक्सिमम 85% तक उनको रिड्यूस्ड चार्जेस दिए जा सकते हैं, कम उनसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास कन्वेंशन एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। फॉर एयरमेल टू दी एपीपीयू कंट्रीज होएवर द इंटरनेशनल रेट्स अप्लाई। तो यहाँ पे जैसे हमने कर लिया कि ये सिर्फ सतह डाक वस्तुओं के ऊपर, सतह लेटर पोस्ट आइटम्स जो भी होंगी, यानी कि सतह पत्र डाक वाली जो भी वस्तुएं होंगी केवल उनके संबंध में ही लागू होगा। बाकी जो एयरमेल होंगी, क्या हवाई डाक वस्तुएं होंगी, फॉर एयरमेल टू एपीपीयू कंट्रीज एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन देशों के लिए जो भी आप एयरमेल आइटम्स भेजेंगे द इंटरनेशनल रेट्स अप्लाई, तो उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दर ही अप्लाई होगी, उनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। इंटरनेशनल सरफेस मेल रेट एज फॉर अदर कंट्रीज एंड अप्रोप्रिएट एयर चार्जेस वुड अप्लाई। तो जब भी आप हवाई डाक के माध्यम से कोई भी वस्तु भेजेंगे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज के लिए तो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दर ही अप्लाई होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय दर में जो भी उसके सरफेस मेल रेट्स आपसे लिए जाएंगे और साथ में उसके ऊपर जो भी एयर चार्जेस या हवाई अधिभार बनेगा वो आपको पूरा देना पड़ेगा। लेकिन जो सरफेस लेटर पोस्ट आइटम्स होंगी, सतह पत्र डाक की वस्तुएं होंगी, उनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सरफेस रेट के 85% से ज़्यादा नहीं होंगे। Exchange of items other than letter post items with the Asian Pacific Postal Union countries is governed by the relevant agreement of the Universal Postal Union। तो जैसे हमने ऊपर कर लिया कि सरफेस लेटर पोस्ट आइटम्स जो रहेंगी उनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई होंगे, और दूसरी बात जो एयरमेल में आप लेटर पोस्ट आइटम्स भेजेंगे उनके ऊपर इंटरनेशनल रेट्स अप्लाई होंगे। और इनके अलावा क्योंकि लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट दो ही श्रेणियाँ हैं, लेटर पोस्ट में पत्र पोस्ट जो भी आइटम्स होंगी उसके अलावा बाकी जो भी डाक वस्तुओं का एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्री के साथ आदान प्रदान किया जाएगा उसको रेलेवेंट एग्रीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के माध्यम से शासित किया जाएगा।
इट्स न्यू हेडक्वार्टर इज एट बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम 2002। अब जैसे हमने ऊपर कर लिया कि 1961 में इसकी स्थापना हुई, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में था। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंकॉक थाईलैंड में है। और कब से है, 2002 से वहाँ पर स्थित है। टोटल 32 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो इसके सदस्य देश आपको याद करने हैं, जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें टोटल 32 कंट्रीज एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा हैं। जर्नल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनलैंड रेगुलेशंस, अंतर्देशीय विनियम सामान्य रूप से कहाँ पर लागू होंगे, except insofar as the special regulations for the foreign post have been notified here, the regulations concerning inland postal service apply to foreign postal articles as well। तो क्या बताया गया है, जो हमने जो भी अपने ऊपर रूल्स कर लिए कि इस तरह से सम्मेलन ये लागू होगा या विनियम लागू होंगे, इनके अलावा बाकी जो भी रूल अंतर्देशीय डाक के ऊपर लागू होते हैं वही आपकी फॉरेन डाक वस्तुओं के ऊपर भी लागू होंगे। तो जहां तक विदेशी डाक के लिए विशेष नियमों को अधिसूचित किया है, तो इसके लिए जो भी स्पेशल रेगुलेशंस रहेंगे, इनके अलावा बाकी जितने भी रेगुलेशंस या रूल रहते हैं वो अंतर्देशीय डाक के ऊपर लागू होने वाली डाक वस्तुओं की तरह सेम ही रहेंगे। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 2। हमने एक सेक्शन कर लिया। सेक्शन नंबर 1 में क्या आएगा, जर्नल के बारे में, सामान्य के बारे में। सेक्शन नंबर 2 में क्या आएगा, जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक पर लागू होने वाले सामान्य नियम। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट के बारे में। तो ऊपर हमने डेफिनेशन की फॉरेन पोस्ट के बारे में कि जो भी डाक वस्तुएं आपकी इनलैंड पोस्ट की डेफिनेशन में नहीं आती हैं वो फॉरेन पोस्ट की डेफिनेशन में आ जाती हैं। अब हमारे पास लेटर पोस्ट या पत्र डाक की डेफिनेशन के बारे में, और पत्र डाक कौन सी, फॉरेन पोस्ट वाली। इन दी फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट also referred to as correspondence applies to the following classes of postal articles। विदेशी डाक में जो पत्र डाक शब्द है या फिर पत्राचार भी कह सकते हैं, पत्र कोरेस्पोंडेंस भी कहा जाता है, लेटर कोरेस्पोंडेंस भी जिसे कहा जाता है, ये कौन कौन सी डाक वस्तुओं के वर्गों के ऊपर लागू होगा। इसमें लेटर्स भी आ जाएंगे, इसमें पोस्ट कार्ड भी आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर्स आएंगे इंक्लूडिंग बुक्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज पेपर्स, स्मॉल पैकेट आएंगे और साथ में ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आएंगे। अब आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा उसके बारे में अगर याद है तो वहां पे हमने क्या किया, इन सभी की अलग अलग श्रेणियां थी, लेकिन फॉरेन पोस्ट में ये सभी डाक वस्तुएं किस में आ जाएंगी, पत्र डाक की परिभाषा में आ जाएंगी या पत्राचार की परिभाषा में आ जाएंगी। यानी कि फॉरेन पोस्ट में जहां पर भी आपको लेटर पोस्ट शब्द देखने को मिले या लेटर पोस्ट के साथ आपको कोरेस्पोंडेंस, ठीक है, लेटर पोस्ट या कोरेस्पोंडेंस दोनों में से जो भी शब्द देखने को मिल जाए उसका मतलब उसमें लेटर्स भी आ जाएंगे, उसमें पोस्ट कार्ड भी शामिल होंगे, उसमें प्रिंटेड पेपर्स भी आ जाएंगे, बुक्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी होंगे, स्मॉल पैकेट भी हो सकते हैं और लिटरेचर फॉर ब्लाइंड अंध साहित्य पैकेट भी उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि ये सभी किस में आ जाएंगे, लेटर पोस्ट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, लेटर पोस्ट में ये सभी शामिल होंगे। तो इंग्लैंड में इन सभी के लिए अलग अलग श्रेणी थी, लेकिन फॉरेन पोस्ट में ये सभी लेटर पोस्ट की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एरोग्राम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन लेटर पोस्ट बट देयर इज नो क्लास ऑफ आर्टिकल्स इन दी सरफेस पोस्ट कोरेस्पोंडिंग टू एरोग्राम्स। अब जो एरोग्राम होते हैं वो भी किस में आ जाएंगे, वो भी लेटर पोस्ट में आ जाएंगे, पत्र डाक में शामिल होंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि एरोग्राम के लिए कोई भी सतह डाक में समकक्ष श्रेणी नहीं है, क्या इंग्लैंड में, या फिर सतह डाक में इनके समान कोई भी वर्ग नहीं है। यानी कि फॉरेन पोस्ट में अगर एरोग्राम्स की बात करें तो एरोग्राम्स जो है ये केवल एयरमेल के लिए बनाए जाते हैं, हवाई डाक के माध्यम से भेजने के लिए बनाए जाते हैं, सरफेस रूट के माध्यम से आप इनको नहीं भेज सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें अगर पोस्ट कार्ड, तो इसको आप जैसे मर्जी भेज लें, पत्रों को जैसे मर्जी भेज लें, आप सरफेस के माध्यम से या एयरमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन एरोग्राम्स की कोई भी सतह डाक में समकक्ष श्रेणी नहीं है, यानी कि आपके ये अकेले इनका कोई भी जुड़वा सतह डाक में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास रेट्स ऑफ पोस्टेज की बात करें, डाक की दरों की बात करें। द पोस्टेज चार्जेस पेएबल फॉर एन आर्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ द सरफेस पोस्टेज charges for surface transmission as an ordinary article and where applicable additional charges such as air surcharge, charges or fees for special services like registration and insurance etc। तो जब भी आपसे किसी भी फॉरेन आर्टिकल के लिए विदेशी डाक वस्तु के लिए डाक शुल्क लिए जाएंगे तो उन डाक शुल्कों में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, उसमें सरफेस पोस्टेज सतह डाक शुल्क शामिल होगा जो किसी भी डाक वस्तु के सतह प्रसारण के लिए सामान्य आपसे लिया जाता है। उसके बाद जहां पर भी एप्लीकेबल होगा एडिशनल चार्जेस अतिरिक्त शुल्क लगाए जाते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, एयर सरचार्जेस हो सकते हैं, चार्जेस और फीस फॉर स्पेशल सर्विसेज या फिर विशेष सेवाओं के लिए शुल्क हो सकते हैं, जैसे आपने उसकी रजिस्ट्रेशन की है या इंश्योरेंस की है। तो जब भी आपके फॉरेन आर्टिकल के ऊपर पोस्टेज चार्जेस की बात की जाएगी तो उन
पोस्टेज चार्जेस में सरफेस पोस्टेज आएगी। सरफेस पोस्टेज में क्या आ जाएगा, किसी भी डाक वस्तु के जो भी सतह प्रसारण के लिए सामान्य चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, उसके बाद जहां पर भी एप्लीकेबल होगा, जहां पर भी आवश्यकता होगी, वहां पर आपसे एडिशनल चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे हवाई अधिभार, अगर आपने उस वस्तु को हवाई मार्ग के माध्यम से प्रेषित करना है तो एयर चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस और क्या हो सकते हैं, स्पेशल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, अगर आप उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं या आप उनकी इंश्योरेंस करते हैं। However, for airmail postcards and aerograms, combined charges postage कम एयर surcharge have been fixed। लेकिन आपके जो नॉर्मल एयरमेल पोस्ट कार्ड होते हैं और एरोग्राम्स होते हैं, अब देखो पोस्ट कार्ड जो होंगे एक सतह मार्ग के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, और जो एयरमेल पोस्ट कार्ड होते हैं इनको केवल हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाता है। तो एयरमेल पोस्ट कार्ड इनको जिन्हें हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, और साथ में एरोग्राम को तो वैसे भी हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। सतह डाक में इनकी कोई भी समकक्ष श्रेणी या इनके समान कोई भी वर्ग के आर्टिकल नहीं होते हैं। तो जो भी एयरमेल पोस्ट कार्ड और एरोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर पहले से ही कंबाइंड चार्जेस निर्धारित होते हैं। कंबाइंड चार्जेस में क्या आएंगे, पोस्टेज चार्जेस के साथ साथ जो भी हवाई अधिभार बनेगा वो भी शामिल होगा। तो इनके लिए पहले से ही निर्धारित किए होते हैं। लेकिन जैसे आप बाकी डाक वस्तुएं भेजेंगे, ठीक है, जो भी लेटर पोस्ट में शामिल होंगी, तो उनके लिए कैसे चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे आप उनको भेजना चाहते हैं। आप सतह मार्ग के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो सतह मार्ग के अनुसार चार्जेस लिए जाएंगे। हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं उसके अनुसार चार्जेस लिए जाएंगे, या फिर उनके लिए स्पेशल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उनके अनुसार चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन एयरमेल पोस्ट कार्ड और एरोग्राम्स के लिए पहले से ही फिक्स होता है कि कितने चार्जेस लगेंगे, क्योंकि इनको एयरमेल के माध्यम से ही भेजा जाना है तो उसके अनुसार पहले से ही निर्धारित होंगे। लेकिन लेटर पोस्ट की बाकी जो भी डाक वस्तुएं आएंगी उनके लिए ये चार्जेस निर्धारित नहीं होते हैं। कैसे आप उनको भेजते हैं उसके अनुसार आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। The surface postage rate for a particular class of article in the letter post is the same for all destinations except for destination in a few nearby countries to which inland rates of postage are applicable। उसके बाद बोले सतह डाक दर समान रहेगी। किसके लिए समान रहेगी, for a particular class of articles in letter post। पत्र डाक में जैसे हमने किया कि अलग अलग आपके वर्ग के लेख शामिल हैं, उसमें लेटर्स भी हैं, ठीक है, उसमें आपके पोस्ट कार्ड भी शामिल है, उसमें आपके स्मॉल पैकेट भी शामिल है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी शामिल है, तो वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो जैसे बताया गया कि भारत से आपने मान लीजिए अमेरिका के लिए, जर्मनी के लिए, किसी और देश के लिए क्या भेजना है, एक लेटर भेजना है, पत्र भेजना है। तो लेटर आपने चाहे वो अमेरिका के लिए भेजा, चाहे वो जर्मनी के लिए, चाहे वो फ्रांस के लिए भेजा, उसके ऊपर जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, कौन से, सरफेस पोस्टेज रेट जो भी लिए जाएंगे, सतह डाक शुल्क आपसे जो लिया जाएगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, यानी कि वो एक समान रहेगा। यानी कि जितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे अमेरिका को भेजने के लिए उतने ही चार्जेस लिए जाएंगे आपसे जर्मनी को भेजने के लिए, उतने ही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे फ्रांस को भेजने के लिए। कौन से चार्जेस की बात की है, सरफेस पोस्टेज रेट की बात की गई है। तो पत्र डाक की किसी भी विशेष श्रेणी के लिए यानी कि जैसे लेटर है तो लेटर के ऊपर जो चार्जेस एक देश के लिए अप्लाई होंगे वही दूसरे देश के लिए, वही तीसरे देश के लिए अप्लाई होंगे। उसी तरह से आपके जो अगर स्मॉल पैकेट भेजने हैं तो स्मॉल पैकेट के लिए जो चार्जेस पहले देश के लिए रहेंगे वही दूसरे देश के लिए, वही तीसरे देश के लिए शामिल रहेंगे। लेकिन कौन से चार्जेस की बात की है, सरफेस पोस्टेज रेट की बात की है। सतह डाक शुल्क दर जो रहेगी वो सभी देशों के लिए एक समान रहेगी। लेकिन यह ध्यान रखना कि स्मॉल पैकेट के लिए अलग चार्जेस होंगे और सभी देशों के लिए वही चार्जेस लिए जाएंगे। लेटर के लिए अलग चार्जेस रहेंगे, सभी देशों के लिए वही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। इसी तरह से पत्र डाक की किसी विशेष श्रेणी के ऊपर जो भी चार्जेस लिए जाते हैं सरफेस पोस्टेज रेट के अकॉर्डिंग सभी देशों के लिए, सभी गंतव्य देशों के लिए समान रहते हैं, सिवाय कुछ नजदीकी देशों को छोड़कर जिनके ऊपर अंतर्देशीय डाक दर अप्लाई होती है। The fees for special services of registration, acknowledgement, advice of delivery, insurance, certificate of posting and late fees are uniform for all destinations। उसके बाद स्पेशल सर्विसेज या विशेष सेवाओं के लिए जो शुल्क आपसे लिया जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी आर्टिकल का पंजीकरण करना चाहते हैं, उसके साथ एक्नोलेजमेंट लगा के भेजना चाहते हैं। आप ध्यान रखना, जैसे इंग्लैंड में एक्नोलेजमेंट की बात आती थी, फॉरेन पोस्ट में आपको एडवाइस ऑफ डिलीवरी शब्द देखने को मिलेगा। एडवाइस ऑफ डिलीवरी क्या हो जाएगा, वितरण की सूचना हो जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस आप किसी आर्टिकल की करवाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग की सुविधा लेना चाहते हैं, ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। लेट फीस,
क्या किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो लेट फीस ली जाती है ये भी सभी गंतव्य देशों के लिए समान रहेगी। कि आप किसी भी डाक वस्तु की क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक्नॉलेजमेंट उसके साथ भेजते हैं, लेट फीस देते हैं, ये सभी देशों के लिए समान रहेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले सरफेस पोस्टेज रेट किसी भी पत्र डाक की श्रेणी में जो भी डाक वस्तुएं शामिल हैं उनकी विशेष श्रेणी के लिए एक समान रहेंगी। स्पेशल सर्विसेज जो भी चार्जेस इनके लिए लिए जाएंगे इनके लिए भी ये सभी देशों के लिए समान रहेंगे। एयर सरचार्जेस एंड कंबाइंड एयरमेल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू दी डेस्टिनेशन। लेकिन किसी भी डाक वस्तु के ऊपर आपसे जो हवाई अधिभार लिए जाएंगे और साथ में कंबाइंड एयरमेल चार्जेस लिए जाएंगे, संयुक्त हवाई डाक शुल्क आपसे लिया जाएगा, वो गंतव्य के अनुसार अलग अलग रहेगा, यानी कि देश से देश में वो भिन्न रहेगा। जो अमेरिका के लिए लिए जाएंगे वो जर्मनी के लिए नहीं लिए जाएंगे, दोनों के लिए अलग रहेगा। वो कैसे डिपेंड रहता है, दूरी के अनुसार डिपेंड करेगा। The weight steps used for determining the surface postage are different from the weight steps used for fixing the air surcharges। अब weight step का क्या चीज़ होता है, जैसे 0 से 500 ग्राम के लिए इतने आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, 500 ग्राम से 2000 ग्राम तक इतने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो इनका मतलब होता है वेट स्टेप। क्या वेट स्टेप के बारे में यहाँ पे बोला कि एयर कि वेट स्टेप जो यूज किए जाते हैं सरफेस पोस्टेज का निर्धारण करने के लिए, सतह डाक शुल्क का निर्धारण करने के लिए जो वेट स्टेप्स का यूज किया जाता है आर डिफरेंट फ्रॉम दी वेट स्टेप्स यूज्ड फॉर फिक्सिंग एयर सरचार्जेस। हवाई अधिभार को फिक्स करने के लिए वेट स्टेप अलग रहते हैं और सरफेस पोस्टेज को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए वेट स्टेप अलग रहते हैं। तो सतह डाक शुल्क का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वेट स्टेप हवाई अधिभार को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वेट स्टेप से अलग होते हैं। The postage charges, special charges and air surcharges may be refunded to the sender in the event of suspension of service। अब मान लीजिए आपने किसी देश के लिए डाक वस्तु कोई भेजी है और उस देश के लिए वो सेवा ही निलंबित हो जाती है, मतलब आपने रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा है किसी देश के लिए लेकिन उस देश के लिए उस सेवा को निलंबित कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको जो भी पोस्टेज चार्जेस यानी कि जो भी आपने उसके लिए डाक शुल्क दिया होगा, साथ में जो भी स्पेशल सर्विसेज के लिए चार्जेस दिए होंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए, लेट फीस के लिए, ये इस तरह के जो भी स्पेशल चार्जेस आपने दिए होंगे, साथ में एयर सरचार्जेस हवाई अधिभार, ये आपको क्या किए जा सकते हैं, वापिस किए जा सकते हैं अगर उस देश के लिए उस सेवा को निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 8, मेकअप ऑफ आर्टिकल्स जर्नल प्रोविजंस लेटर पोस्ट। पत्र डाक लेखों की बनावट के संबंध में नियमों के बारे में। इनके पत्र डाक जो लेख होंगे उनकी बनावट किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें आपने तैयार करना है। लेटर पोस्ट आइटम्स शुड बी मेड अप सिक्योरली एंड इन सच अ वे दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ अदर आइटम्स गेटिंग ट्रैप्ड इन देम। पत्र डाक आइटम सुरक्षित रूप से बनाए जाने चाहिए और इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि उनमें अन्य वस्तुओं के फंसने का खतरा नहीं होना चाहिए। तो पत्र डाक वस्तुओं को आपने इस तरह से बनाना है कि वो सुरक्षित रूप से पैक हो जाएं और दूसरी बात अन्य डाक वस्तुओं के साथ वो फंसे भी ना, इस तरह से आपने उन्हें तैयार करना है। द पैकिंग शुड बी अडेप्टेड टू द शेप एंड द नेचर ऑफ द आइटम एंड द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब किसी भी डाक वस्तु के लिए जो पैकिंग आपने करनी है वो कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले उस वस्तु की शेप या उस वस्तु के आकार के अनुसार, दूसरी उस वस्तु की क्या प्रकृति है उसके अनुसार, और साथ में कंडीशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या परिवहन के लिए जो भी शर्तें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने किसी भी डाक वस्तु की पैकिंग करनी होती है। Every item should be made up in such a way as not to affect the health of official and or not damage other parcels or postal equipments। उसके बाद प्रत्येक वस्तु को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वह अधिकारियों के स्वास्थ्य को प्रभावित ना करे, यानी कि जो भी पोस्टल ऑफिशियल्स हैं उनकी हेल्थ को इसका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात अन्य पार्सल या फिर अन्य डाक उपकरणों को भी उस डाक वस्तु से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन केस ऑफ आइटम्स सेंट इन एनवल्प्स, अब मान लीजिए कोई भी आप वस्तु है उसको लिफाफे में आप भेजते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज एनवल्प्स विच आर अडेप्टेड टू देयर कंटेंट्स। तो आपको वहाँ पे सलाह दी जाती है कि आप उस कंटेंट या सामग्री की प्रकृति के अनुसार लिफाफों का उपयोग करें, यानी कि लिफाफों में अगर आपने कोई भी आइटम भेजनी है तो उनकी सामग्री के अनुकूल लिफाफों का उपयोग आपको करना है। एनवल्प्स या एजेस ऑफ विच आर प्रोवाइडेड विद कलर्ड बार्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर एयरमेल कोरेस्पोंडेंस। जिन लिफाफों के किनारों पर रंगीन पट्टियां लगी हों उन्हें एयरमेल पत्राचार के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए, यानी कि आपकी ऐसे एनवल्प या ऐसे लिफाफे जिनकी एजेस यानी कि जो साइड वाली होती है, साइड वाली ये जो एज होती है, धारियां होती हैं, ये कैसी हैं, कलर्ड बार्स वाली हैं, यानी कि वहां पे क्या है आपकी रंगीन बार है। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें एयरमेल कोरेस्पोंडेंस के लिए, हवाई डाक पत्राचार के लिए आरक्षित किया गया है।
नेक्स्ट चलते हैं आपके पास आर्टिकल्स कंटेनिंग ग्लास और अदर फ्रेजाइल मटेरियल, लिक्विड, ऑयल्स, फैटी सब्सटेंसेस, ड्राई पाउडर्स, लाइव बीज, लीचेस एंड सिल्क बोम एग्स शुड बी पैक्ड इन सच मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड इन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। कांच या अन्य नाजुक सामग्री, तरल पदार्थ, तेल, वसायुक्त पदार्थ, सूखे पाउडर, जीवित मधुमक्खियां, जोंक और रेशम के कीड़े के अंडे वाली वस्तुओं को उसी तरीके से पैक किया जाना चाहिए जैसा कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में निर्धारित किया। तो ये हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया था कि आपने क्या भेजना है, आपने कोई भी फ्रेजाइल मटेरियल भेजना है, नाजुक वस्तु भेजनी है, कोई भी लिक्विड भेजना है, ऑयल भेजना है, फैटी सब्सटेंसेस, जीवित मधुमक्खियां, लीचेस भेजने या सिल्क बोम एग भेजने हैं, तो उनको किस तरह से पैक करना चाहिए। डबल उसमें रिसेप्टेकल्स का यूज़ किया जाता है, सैंड भरी जाती है, या उनके लिए जो स्पेशल बॉक्सेस बनाए जाते हैं उन्हीं में डाल के भेजना होता है। तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। Items containing urgent medicines shall be furnished on the address side, which bears the address is addressed with the light green label with the following text and symbol। अति आवश्यक दवाइयों वाली वस्तुओं के मामले में, मतलब कोई भी ऐसी आइटम जिसके अंदर आप कोई भी आवश्यक दवाई भेजना चाहते हैं, उसमें जिस तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा होगा उस साइड में एक लेबल बना होना चाहिए और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट होने चाहिए, कुछ शब्द लिखे होने चाहिए। तो सिंबल जो है ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इस तरह से सांप की आकृति का एक सिंबल रहता है और उसके ऊपर मेडिसिमेंट्स अर्जेंट लिखा होता है। तो ये वर्ड्स भी आपको याद करने हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर कोई भी आप आवश्यक दवाई भेजना चाहते हैं, उसमें जिस साइड प्राप्तकर्ता का पता लिखा होगा उसी तरफ हल्के हरे रंग का एक लेबल होना चाहिए और लेबल के ऊपर इस तरह का एक सिंबल बना होना चाहिए, मेडिसिमेंट अर्जेंट उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। डायमेंशंस की बात करें 62/44 मिलीमीटर इसकी डायमेंशंस होंगी। सिंबल एंड लेटर्स शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स। उसके बाद ये जो सिंबल रहेगा और जो लेटर्स रहेंगे ये काले अक्षरों में होने चाहिए, ब्लैक कलर में होने चाहिए। पैकिंग नोट रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकल्स विच आर इन सिंगल पीस। उसके बाद जो सिंगल पीस वाले लेख होते हैं उनके लिए पैकिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब सिंगल पीस में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा या मेटल का टुकड़ा आ जाएगा, क्योंकि आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ना ही इनके बिखरने का कोई खतरा है, तो इसके लिए आपको पैकिंग की आवश्यकता नहीं होगी। एंड इन दिस केस द एड्रेस इज एड्रेस रिटन ऑन आर्टिकल और इटसेल्फ। तो इस मामले में आप क्या कर सकते हैं, जो प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाएगा वो लेख के ऊपर ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि लेख के लिए आप किसी भी कवर का यूज नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप स्वयं लेख के ऊपर भी प्राप्तकर्ता का पता लिख सकते हैं। जर्नल पैकिंग कंडीशंस इन इंलैंड पोस्ट इज सेम फॉर फॉरेन आर्टिकल्स। और बाकी जो भी सामान्य शर्तें हैं पैकिंग के संबंध में वो फॉरेन आर्टिकल्स के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेकअप ऑफ रिड्यूस्ड रेट्स आर्टिकल। ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर आपको चार्जेस में छूट दी जाती है। कम दरों वाले लेखों का मेकअप या उनकी बनावट किस तरह से होनी चाहिए, मतलब जैसे इंलैंड पोस्ट में भी हम करते थे, बुक पैकेट में, ठीक है, आपको क्या मिलती थी, डार्क चार्जेस में छूट दी जाती थी। अब लाइन लिटरेचर पैकेट है उसमें भी आपको चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते थे। तो क्या किया जाता था, एड्रेस साइड के टॉप के ऊपर आप उस डाक वस्तु की श्रेणी लिखते थे कि ये बुक पैकेट है, ये ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, इस तरह से उनको भेजा जाता था। उसी तरह से यहाँ पे फॉरेन पोस्ट में भी बताया गया है कि ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर आपसे कम चार्जेस लिए जाएंगे या जिनको छूट दी जाएगी, उनके ऊपर आपने जो है उनकी पैकिंग या उनकी बनावट किस तरह से होनी चाहिए। आर्टिकल्स अदर देन लेटर्स और पोस्ट कार्ड, पत्रों और पोस्ट कार्डों के अलावा बाकी जितने भी लेख होंगे शुड बी मेड अप इन सच अ वे दैट द कंटेंट्स आर सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड बट सो नोट एज नोट टू हिंडर अ क्विक एंड इजी वेरिफिकेशन। पत्र और पोस्ट कार्डों के अलावा अन्य जो भी लेख होंगे उनको इस तरह से पैक करना चाहिए कि उनकी जो भी सामग्री है वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। और दूसरी बात, वो जो पैकिंग है उनके शीघ्रता से और आसानी से जांच करने में बाधा ना बने, क्योंकि ऐसी डाक वस्तुओं के लिए क्या करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन उनकी करनी पड़ती है। तो उस वेरिफिकेशन और जांच के लिए वो बाधा ना बने, इस तरह की पैकिंग आपने करनी है। दे शुड बी प्लेस्ड आइदर इन अ रैपर, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एक रैपर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी रिड्यूस्ड रेट वाले आर्टिकल होंगे आप उन्हें एक रैपर के अंदर रख सकते हैं। ऑन अ रोलर और बिटवीन कार्डबोर्ड इन ओपन बैग, या फिर खुले थैले में रोलर के ऊपर या फिर कार्डबोर्ड इनके गत्ते वाले बॉक्स के बीच में रख सकते हैं या गत्ते के बीच में रख सकते हैं। बॉक्सेस का यूज़ आप कर सकते हैं, एनवर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं या कंटेनर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। या फिर क्लोज्ड अनसील्ड बैग, क्या बंद किए गए लेकिन अनसील होने चाहिए, सील उनको नहीं किया गया होना चाहिए। ऐसे थैले, ऐसे बॉक्सेस, ऐसे एनवल्प या फिर कंटेनर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। विच कैन ईजिली बी ओपन एंड रिक्लोज्ड विदाउट बीइंग डेंजरस, जिनको आसानी से खोला जा सके और बिना किसी खतरे के उनको वापस आसानी से बंद किया जा सके।
और शैल बी डन अप विद अ स्ट्रिंग विच इज इजीली टू अनटाई, या फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, रस्सी से बांध सकते हैं जिसे आसानी से खोला जा सके, अनटाई किया जा सके। तो इस तरह से आपने जो भी रिड्यूस्ड रेट आर्टिकल्स होंगे उनकी बनावट बनानी है कि उनको आसानी से खोला जा सके, आसानी से बंद किया जा सके। एक्सेप्शनली आर्टिकल्स विच वुड बी स्पॉइल्ड इफ पैक्ड अकॉर्डिंग टू जर्नल रूल्स, लेकिन बोला गया कुछ ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें आप जो भी कंडीशंस बताई गई हैं उनके अनुसार पैक करते हैं तो उनके ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है, वो ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनको अलोड इन हर्मेटिकली सील्ड पैकिंग, तो उनको आप भली भांति सीलबंद पैकिंग में पैक करके भेज सकते हैं। तो ऐसा कोई भी लेख जिसको अगर रूल्स के अकॉर्डिंग पैक किया जाए, उस रूल्स के अकॉर्डिंग पैक करने के अनुसार वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे भली भांति सीलबंद करके भी भेज सकते हैं। सीलबंद पैकिंग का यूज आप कर सकते हैं। द सेम अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स पोस्टेड इन अ पैकिंग सील्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और बाय एन एग्जामिनिंग अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। यही बात औद्योगिक और वनस्पति उत्पादों पर भी लागू होती है। तो जो भी इंडस्ट्रियल और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये बात अप्लाई होती है, लेकिन कंट्री ऑफ ओरिजिन में इन्हें किसके द्वारा पैक किया जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरर जो भी इसका निर्माता है या फिर किसी भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी के द्वारा इन्हें पैक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऊपर कर लिया कि जैसे आपने इस तरह की कोई भी रिड्यूस्ड रेट वाली वस्तुएं भेजनी है तो उनके लिए आप ऐसे कवर का यूज करेंगे या ऐसे रैपर का यूज करेंगे जिसको आसानी से खोला जा सके या आसानी से बंद किया जा सके। लेकिन अगर उनको रूल्स के अकॉर्डिंग पैक किया जाता है, मान लीजिए कोई आप ऐसी वस्तु भेजते हैं जिसको अगर रूल्स के अकॉर्डिंग पैक किया जाए तो वो स्पॉइल्ड हो सकती है या खराब हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हर्मेटिकली सील्ड पैकिंग का यूज आप कर सकते हैं। और वही सेम चीज आपकी इंडस्ट्रियल और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लागू हो जाती है। In these cases, the sender or the addressee should assist when called for upon in the check of contents either by opening certain of the items indicated by him or in some other satisfactory manner। अब जब भी आप इस तरह से भली भांति सीलबंद पैकिंग में कोई भी वस्तु भेजेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब भी प्राप्तकर्ता कोई एड्रेसी को बुलाया जाएगा उन डाक वस्तुओं की जांच के लिए तो उन्हें वहां पे आना पड़ेगा और उनके द्वारा पोस्ट ऑफिस जो भी डाक वस्तु बोलेगा उन्हें वो खोल के दिखानी पड़ेगी या फिर उनको और भी किसी तरह से पोस्ट ऑफिस को संतोष देना पड़ेगा कि हमने ये जो वस्तु भेजी है बिल्कुल सही से भेजी है। तो इन मामलों में प्रेषक या प्राप्तकर्ता को क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। क्यों बुलाया जा सकता है, जो भी सामग्री है उसकी जांच में सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। और डाकघर के द्वारा कुछ वस्तुएं चिन्हित की जाएंगी जिन्हें वो सेंडर या एड्रेसी खोल के बताएगा और किसी अन्य संतोषजनक तरीके से भी पोस्ट ऑफिस को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल्स इन पैनल एनवल्प्स। तो जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया था कि इस तरह से कोई आपका आर्टिकल है जिसके बाहर आपने एड्रेस नहीं लिखा है, उसके लिए क्या किया आपने, एक पैनल का यूज़ किया है और उस पैनल के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आर्टिकल्स इन पैनल एनवल्प्स, ऐसे एनवल्प जिनमें पैनल होता है उस तरह के लेखों के बारे में। Articles may be posted in envelopes with a transparent address panel under the following condition। तो फॉरेन कंट्रीज के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एनवल्प्स का यूज कर सकते हैं जिसमें पैनल हो, लेकिन उसमें क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस आपको ये याद करनी है। The panel must be situated on the plain side of the envelope which is not provided with the closing flap। तो जैसे हम यहाँ पे एक बना लेते हैं आपके पास, ठीक है, इस तरह से आपका क्या रहता है, पोस्ट ऑफिस में जो एनवलप रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। अब ये क्या हो जाएगी, ये होगी क्लोजिंग फ्लैप, यानी कि जिसको आप गोंद लगा के बंद करेंगे। तो बताया गया कि जो पैनल रहेगा इस एनवलप के ऊपर वो इस साइड में नहीं होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे क्लोजिंग फ्लैप है उस साइड में होना चाहिए। क्लोजिंग फ्लैप जो है बैक वाली साइड में होगी, तो फ्लैप जो आपकी फ्रंट वाली साइड में होना चाहिए जहाँ पे क्लोजिंग फ्लैप ना हो। ठीक है, ये चीज़ पहली आ जाएगी कि पैनल को लिफाफे के समतल किनारे पर स्थित होना चाहिए, यानी कि उसकी जो प्लेन साइड है उसमें स्थित होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें क्लोजिंग फ्लैप नहीं लगी होनी चाहिए, क्लोजिंग फ्लैप जो है वो दूसरी साइड लगी होनी चाहिए। द पैनल मस्ट बी पेड ऑफ सच मटेरियल। अब ये जो पैनल रहेगा वो इस तरह के मटेरियल का बना होना चाहिए, इस तरह से उसको रखना चाहिए जिसके माध्यम से कैन वी इजीली रीड थ्रू इट, जो एड्रेस है उसको आसानी से पढ़ा जा सके, यानी कि आपका क्या जाएगा, एनवलप आ जाएगा। ये जो भी पैनल का आप यूज़ करेंगे इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसी सामग्री लगी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एड्रेस को या पते को आसानी से पढ़ सकें। दी पैनल मस्ट बी रेक्टेंगुलर, उसके बाद जो पैनल का आप यूज़ करेंगे बिल्कुल रेक्टेंगुलर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, मतलब इस तरह का होना चाहिए। इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर। उसके बाद बोला ये एनवलप है, इस तरह से होना चाहिए, यानी कि जो एनवलप की लेंथ है उसके पैरेलल इस पैनल की लंबाई होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, इस ग्रेटेस्ट डायमेंशन, इस
पैनल की जो सबसे बड़ा आयाम होगा वो एनवल्प की लंबाई के समानांतर होना चाहिए, सो दैट द एड्रेस ऑफ एड्रेसी अपीयर्स इन द सेम डायरेक्शन, ताकि जो प्राप्तकर्ता का पता है वो भी इसी डायरेक्शन में दिखाई दे, और साथ में एंड द एप्लीकेशन ऑफ द डेट स्टैम्प इज नॉट इंटरफेयर्ड विद, और साथ में दूसरी बात जो डेट स्टैम्प वगैरह लगाई जाएगी इसके साथ उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए डेट स्टैम्प आप उसी के ऊपर लगाने हैं, वो साइड में लगानी है, मतलब यहाँ पे या जहाँ पे भी आप लगाएंगे उस पैनल के ऊपर वो नहीं आनी चाहिए। There must be an adequate space between the side and bottom edges of the envelope and those of the panel। उसके बाद बोला गया ये आपका क्या आएगा, एनवल्प पास आएगा और ये पैनल आस आएगा। तो लिफाफे और पैनल के किनारों के बीच में मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर्याप्त जगह आपको छोड़नी होगी, एडिक्वेट वहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, पैनल के बीच में और एनवल्प की जो साइड्स होंगी उनके बीच में। द एड्रेस मस्ट बी ओनली थिंग विजिबल थ्रू दी पैनल। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता पैनल के माध्यम से दिखाई देने वाली एकमात्र चीज़ होनी चाहिए, यानी कि उस एनवल्प के पैनल के माध्यम से केवल प्राप्तकर्ता का पता दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी और चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए। The panel shall be placed in such a way as not to interfere with the date stamp। उसके बाद पैनल को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि तारीख मोहर लगाने में कोई भी बाधा ना आए। The contents of the item must be folded in such a way that the address remains fully visible through the panel and the contents shift inside the envelope। उसके बाद आइटम की सामग्री को इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि पता पैनल के माध्यम से पूरी तरह से दिखाई दे और सामग्री जो लिफाफे के अंदर चली जानी चाहिए। तो ये हमने सेम जैसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा। In addition, the transparent panel for the address of addressee on standard envelopes preferred to subclose 25C must be at least। इसके अलावा जो आपके मानक लिफाफे होते हैं उनके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पैनल रहेगा वो कैसे होना चाहिए, 40 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द एनवल्प। एनवल्प की ऊपरी एज से 40 मिलीमीटर वो नीचे होना चाहिए, मतलब ऊपरी वाली जो भी एज रहेगी एनवल्प की उसके नीचे कितना होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस 40 मिलीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 15 मिलीमीटर फ्रॉम द राइट हैंड एज, उसके बाद राइट हैंड एज से 15 मिलीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद 15 मिलीमीटर का डिस्टेंस नीचे से और 15 मिलीमीटर का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड एज से। तो इस तरह से आ जाएगा। दी पैनल में नॉट बी बॉर्डर्ड बाई ए कलर्ड बैंड और फ्रेम। उसके बाद ये जो पैनल की साइड होगी या इसका जो भी बॉर्डर रहेगा वो कलर्ड बैंड या फ्रेम आपको नहीं करना है, मतलब वो कलर्ड नहीं होना चाहिए या उसमें आप कोई भी और फ्रेम का यूज़ आप नहीं करेंगे, वो नॉर्मल रहना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये कंडीशंस आ जाएंगी अगर आप पैनल वाले एनवल्प में कोई भी सामान भेजना चाहते हैं। Items in those envelopes which are wholly transparent, even if address label is affixed to them, items in envelopes which have an open panel, and items in envelopes with more than one panel are not admitted in the foreign post। उसके बाद ऐसे आपके एनवल्प जो क्या है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, मतलब वो पूरी तरह से पारदर्शी है, आपने वहाँ पे सिर्फ पैनल का यूज़ नहीं किया है, पूरे एनवल्प का आपने यूज़ किया है और वो ट्रांसपेरेंट है, वो पारदर्शी है, उस पूरे पैनल उस पूरे लिफाफे के एनवल्प के आर पार देखा जा सकता है। इस तरह के एनवल्प में जो भी आइटम्स होंगी चाहे उनके साथ आपने एड्रेस लेबल ही क्यों ना लगाया हो, या फिर दूसरी बात बोलिए ऐसे एनवल्प में कोई भी आइटम भेजते हैं जो एनवल्प में क्या है आपके पास ओपन पैनल है, यानी कि यहाँ पे ये आपका एनवल्प पास आएगा और इसके ऊपर जो पैनल का आपने यूज़ किया इसके ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं है। जैसे हमने ऊपर किया कि इसके ऊपर एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसके माध्यम से आप पता आसानी से देख सकें, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है, वो ओपन है, वो खुला हुआ पैनल है, एंड आइटम इन एनवल्प्स विद मोर देन वन पैनल, या फिर एक एनवल्प में एक से ज़्यादा पैनल है, तो इस तरह की डाक वस्तुओं को फॉरेन पोस्ट में विदेशी डाक में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पोस्ट करने के लिए। तो यह आ जाएगा ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प के बारे में। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 11 मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में, पता लिखने के तरीके के बारे में। तो किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो पता लिखा जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा। एड्रेस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड दैट ऑर्डर। तो पते में कौन कौन से विवरण होने चाहिए और साथ में उनका क्या क्रम रहेगा, क्या ऑर्डर रहेगा उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले फॉरेन कंट्री के लिए जब भी कोई आप डाक वस्तु भेजेंगे उसके सबसे ऊपर आपने एड्रेस में क्या लिखना है, नेम ऑफ एड्रेस, प्राप्तकर्ता का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द हाउस एंड नेम इफ एनी, मकान का नंबर, क्या नंबर ऑफ हाउस आ जाएगा, या फिर उस घर का कोई नाम रखा गया तो उस घर का नाम लिखा जाएगा।
फ्लैट और अपार्टमेंट नंबर, फ्लोर नंबर एंड ब्लॉक नंबर इफ एनी। उसके बाद कोई अपार्टमेंट नंबर है या फ्लैट नंबर है, फ्लोर नंबर है, ब्लॉक नंबर है, ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो ऑर्डर साथ में याद रखना है, कौन सी चीज़ किसके बाद आएगी। नेम ऑफ द स्ट्रीट और रोड और नेम ऑफ प्लेस और लोकेलिटी, उसके बाद गली का नाम या सड़क का नाम लिख सकते हैं, या फिर प्लेस या लोकेलिटी का नाम लिख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण के डाक घर का नाम लिखा जाएगा। डिलीवरी जोन नंबर लिखा जाएगा, पोस्टल कोडर नंबर अगर कोई है तो वो लिखेंगे। नेम ऑफ प्रोविंस, स्टेट और डिपार्टमेंट, प्रांत, राज्य या विभाग का नाम लिखा जाएगा। और सबसे लास्ट में लिखा जाएगा नेम ऑफ कंट्री, देश का नाम। तो ये आपके ऑर्डर रहेगा और साथ में क्रम रहेगा, एक क्रम आ जाएगा और साथ साथ में कौन से विवरण आपको वहाँ पे प्रस्तुत करने हैं उस चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट है। इनलैंड में कैसे करने और फॉरेन पोस्ट के लिए कैसे करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। द टाउन एंड द कंट्री शुड बी इंडिकेटेड इन ब्लॉक कैपिटल्स, शहर और देश को बड़े अक्षरों में इंगित करना चाहिए। यानी कि जो टाउन का नाम लिखा जाएगा और कंट्री का नाम लिखा जाएगा उसको ब्लॉक कैपिटल्स में लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। ऑल दी पर्टिकुलर्स शुड बी इन रोमन लेटर्स एंड अरबिक न्यूमेरियल्स। उसके बाद जितने भी विवरण लिखे जाएंगे रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखे जाने चाहिए। सेटिंग दैम आउट ऑन दी राइट हैंड साइड लेंथ वाइज। और कहाँ पे लिखने हैं आपने, जिन्हें दाईं और लंबाई में लिखना चाहिए। मतलब ये आपका एनवल पास आएगा, ये उसका दायां हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे लिखने और कैसे लिखने, इस वाली डायरेक्शन में आपको ये लिखने होंगे। इफ अदर लेटर्स एंड फिगर्स आर यूज्ड इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, अगर गंतव्य के देश में अन्य किसी भी शब्द या फिर फिगर्स का यूज किया जाता है, इट इज रिकमेंडेड दैट द एड्रेस इज गिवन आल्सो इन दीज लेटर्स एंड फिगर्स। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उस देश में जिस तरह के लेटर्स या फिगर्स का यूज किया जाता है उसी में एड्रेस उस डाक वस्तु के ऊपर लिखेंगे, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स में भी उसके ऊपर एड्रेस लिख देना है। नेक्स्ट है आपके पास, इन एडिशन द एड्रेस मस्ट बी रिटन ऑन द एनवल्प ऑन द प्लेन साइड विच इज नॉट प्रोवाइडेड विद द क्लोजिंग फ्लैप एंड इन अ रेक्टेंगुलर एरिया सिचुएटेड एटलीस्ट। उसके बाद ये आपको बताएंगे जो पता लिखेंगे वो कैसे लिखना है, एनवल्प के ऊपर प्लेन साइड में लिखना है। अब प्लेन साइड मैंने आपको बता दी, ये आपका क्या है, एनवल्प पास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्लैप आ जाएगी। तो फ्लैप जो हमेशा यहाँ पे अगर सामने वाली साइड आ जाएगी तो फ्लैप जो है पिछले वाली साइड चिपकी होती है। यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे गोंद लगाते हैं और यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे, फिर ये इस तरह से आप बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये बंद हो जाएगा, इस तरह से आपका लेटर पैक हो जाएगा। तो आपको बोला जो आपने एड्रेस लिखना है वो कहां पे लिखना है, जिस साइड में आपको फ्लैप प्रोवाइड नहीं करवाया गया, यानी कि आपने जिस साइड में फ्लैप होगा उस साइड के दूसरी साइड में आपने एड्रेस लिखना होगा। साथ में जो एड्रेस लिखा जाएगा वो रेक्टेंगुलर एरिया में लिखा जाना चाहिए। 40 मिलीमीटर फ्रॉम दी टॉप एज ऑफ एनवल्प। उसके बाद ये जो एड्रेस लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये आपका एनवल्प है, बोलेंगे 40 मिलीमीटर फ्रॉम दी टॉप एज ऑफ एनवल्प। एनवल्प की ऊपरी एज से 40 मिलीमीटर का नीचे को डिस्टेंस छोड़ देना है। +-2 की इसमें टॉलरेंस रहेगी, मतलब 2 मिलीमीटर ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिलीमीटर फ्रॉम दी राइट हैंड एज। उसके बाद राइट हैंड एज से 15 मिलीमीटर आ जाएगा और 15 मिलीमीटर फ्रॉम दी बॉटम एज, और नीचे वाले से भी 15 मिलीमीटर आ जाएगा। एंड नॉट मोर देन 140 मिलीमीटर फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड एज, और लेफ्ट हैंड एज से 140 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इस वाले एरिया में जैसे हम नॉर्मल करते थे इंग्लैंड में कि आपकी डाक वस्तु है, इसके 4 पोर्शन बनाते थे, ये राइट हैंड जो भी बॉटम एज रहेगी यहाँ पे एड्रेसी का एड्रेस लिखा जाता है, सेम यही चीज़ रहेगी, लेकिन यहाँ पे डायमेंशंस भी बताएंगे कि 40 मिलीमीटर ऊपर से छोड़ना है, लेफ्ट से आपने क्या करना है 140 मिलीमीटर छोड़ना है कम से कम, और दूसरी साइड में क्या सीखा 140 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका राइट हैंड साइड से और बॉटम एज से 15 मिलीमीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो इस रेक्टेंगुलर एरिया में आपने क्या करना है, एड्रेस जो भी होगा एड्रेस सी का उसको लिख देना है। In the case of the articles sent at a reduced rate, the indication printed paper, newspaper, small packet, literature for blind as the case may be should be made on the top of the address side. उसके बाद कम दर पर भेजी गई वस्तुएं, यानी कि ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर आपको चार्जेस में छूट दी जाएगी, उनके लिए आपको क्या करना है, पते वाली साइड में एड्रेस साइड में ऊपर शीर्ष के ऊपर क्या करना है, उस डाक वस्तु के लिए निर्देश देना है कि ये प्रिंटेड पेपर है, मुद्रित कागजात हैं, ये न्यूज़पेपर है, ये स्मॉल पैकेट है, ये लिटरेचर फॉर ब्लाइंड है, क्योंकि इन सभी के लिए आपको क्या मिलती है, चार्जेस में छूट मिलती है। तो ऐसी डाक वस्तुएं जिनको कम दर पर भेजा जाता है उनके पते के शीर्ष पर, यानी कि जहां पे पता लिखा होगा उसी के शीर्ष
पर आपको क्या करना होगा, मुद्रित पत्र या समाचार पत्र या स्मॉल पैकेट या नेत्रहीनों के लिए साहित्य जैसा भी मामला हो वैसा संकेत देना होगा। इट इज रिकमेंडेड दैट द वर्ड लेटर में बी इंडिकेटेड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ लेटर्स विच बाय रीजन ऑफ देयर साइज और मेकअप आर लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर अदर रिड्यूस्ड रेट आर्टिकल्स। उसके बाद आपको बताया गया कि जब भी आपने पत्र भेजना है तो उसके ऊपर भी आपको लेटर लिख देना चाहिए। कब लिखना चाहिए, ऐसी स्थिति में जब उस लेटर के बनावट के कारण या उसके साइज के कारण उसको किसी अन्य वर्ग का लेख समझा जा सके। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसके ऊपर लेटर लिख देना है ताकि उसको किसी अन्य वर्ग का लेख ना समझा जाए। तो यह भी अनुशंसा की जाती है कि पत्र शब्द को पत्रों के पते की ओर इंगित किया जाना चाहिए जो उनके आकार या बनावट के कारण अन्य लेख समझे जाते हैं जिनके ऊपर रिड्यूस चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। मान लीजिए आपने एक लेटर भेजना है और लेटर की पैकिंग इस तरह से हो गई है कि वो स्मॉल पैकेट की तरह लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर आपको वहां पे लेटर लिख देना चाहिए। लेटर क्यों लिख देना चाहिए, ताकि उसको स्मॉल पैकेट ना समझा जाए कि इसको रिड्यूस्ड चार्जेस के ऊपर भेजा जा रहा है। तो इस तरह से आपने लेटर इंडिकेशन उसके ऊपर जरूर दे देनी है। ऑन ऑल आइटम्स इन एनवलप, क्या जब भी आप लिफाफे में कोई भी वस्तु भेजेंगे, सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी प्लेस्ड इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो यहाँ पे बताएंगे जो प्रेषक का पता है वो कहाँ पे लिखा जाएगा। तो इंग्लैंड में करते थे बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, लेकिन यहाँ पे फॉरेन आर्टिकल्स में जब भी आप एनवलप में कोई भी वस्तु भेजेंगे प्रेषक का पता कहाँ पे लिखा जाएगा, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाएगा। एंड दिस पोजीशन आल्सो असाइंड टू सर्विस इंडिकेशंस और लेवल्स। लेकिन साथ में बोलेंगे ये जो पोजीशन है और किस चीज़ के लिए निर्धारित की गई है, किस चीज़ के लिए दी गई है, जो भी आपने सर्विस इंडिकेशंस और लेवल किसी भी डाक वस्तु के ऊपर लगाने हैं वो भी यहीं पे लगाए जाएंगे। विच में बी लोकेटेड बीनीथ द नेम ऑफ सेंडर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऊपर प्रेषक का पता लिखा जाएगा, उसके नीचे आपने कोई भी सर्विस इंडिकेशन या लेवल लगाना है वो लगाया जाएगा। इन केस स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स ऑन एड्रेस साइड, एड्रेस रिटन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड इन रेक्टेंगुलर एरिया। जब भी आप कोई स्टैंडर्डाइज्ड आइटम भेजेंगे तो पते वाली साइड में जो पता लिखा जाएगा वो किस डायरेक्शन में लिखना है, जो भी उस एनवलप की लेंथ रहेगी उस लेंथ के अनुसार आपने लिखना है, यानी कि उसके पहले लिखेंगे और साथ में रेक्टेंगुलर एरिया आयताकार क्षेत्र में उसे लिखा जाएगा। 40 mm in depth from upper edge and 74 mm in width from right hand edge, reserved for affixing postage stamps और cancellation impressions। उसके बाद मान लीजिए आपका ये एक एनवलप है, इसके ऊपर बताया गया कि आपने जो डाक टिकट वगैरह लगाने हैं, ठीक है, जो भी, और साथ में उनके कैंसिल करने के लिए जो भी इंप्रेशन लगाई जाएगी या मुहर लगाई जाएगी वो कहाँ पे लगाई जानी है। तो सबसे पहले 74 मिलीमीटर इन विड्थ फ्रॉम राइट हैंड एज। राइट हैंड एज क्या आ जाएगी ये वाली, इसके 74 मिलीमीटर आपने इस साइड को चले जाना है और साथ में इसकी जो अपर एज रहेगी उसके 40 मिलीमीटर नीचे को आसाना है। तो ये वाली जो जगह रहेगी किस चीज़ के लिए रहेगी, ये रहेगी आपके पास जो भी आपने उसके ऊपर डाक टिकट चिपकाने हैं या फिर उन डाक टिकटों को कैंसिल करने के लिए जो भी इंप्रेशन वगैरह लगानी है। नो वर्डिंग और एक्स्ट्रा मैटर बिलो द एड्रेस और राइट ऑफ एड्रेस और द लेफ्ट ऑफ एड्रेस। जो भी आप एड्रेस लिखेंगे उसके नीचे ऊपर दाएं या बाएं कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। Recommended that address of sender and address shown inside item and as far as possible on contents और लेवल। उसके बाद आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी सेंडर का और एड्रेसी का एड्रेस लिखा जाएगा वो आइटम के अंदर दिखना चाहिए और साथ में जितना हो सके कंटेंट्स और लेवल से वो दूर होना चाहिए। आइटम्स अंडर रैपर एड्रेस रिटर्न ऑन इट। जब भी आप रैपर के अंदर कोई भी आइटम भेजेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो एड्रेस है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, रैपर के ऊपर लिखा जाएगा। रजिस्टर्ड आइटम्स एड्रेस्ड टू अ पोस्ट बॉक्स नंबर इन मैनी कंट्रीज दे आर नॉट डिलीवर्ड। उसके बाद बोला जैसे इंग्लैंड में हमने किया था कि पोस्ट बॉक्स को संबोधित कोई भी पंजीकृत वस्तु आप भेज सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में अगर ये पाया जाता है कि उस पोस्ट बॉक्स का किराएदार वो है ही नहीं जिस व्यक्ति के लिए आपने वो भेजा, या उस व्यक्ति के नाम पर पोस्ट बॉक्स नहीं है या वो उसका किराएदार नहीं रहा है, तो आप क्या करते थे, ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु को सेंडर को वापस कर देते थे। अब मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई डाक वस्तु भेजनी है और वो कैसी है, पंजीकृत वस्तु है जिसे आपने पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित किया है। तो बहुत सारे देशों में ऐसी डाक वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में ऐसी डाक वस्तुओं का वितरण कर दिया जाता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फॉरेन कंट्री विच इज एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर विदाउट अदर पर्टिकुलर्स। लेकिन भारतीय डाक इस तरह की डाक वस्तुओं को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं करेगा जिन्हें बिना किसी अन्य विवरण के केवल पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित किया हो। यानी कि फॉरेन कंट्री के लिए कोई भी आपने रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजना है और उसे क्या किया गया, उस रजिस्टर्ड आर्टिकल को आपने पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर संबोधित किया है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
India Post Office is not responsible for delivery in foreign country and for their non delivery or for return। लेकिन भारतीय डाकघर की इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी कि इस तरह की डाक वस्तु का अगर फॉरेन कंट्री में वितरण होता है या वितरण नहीं होता है या उसे वापस कर दिया जाता है। तो कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल जिसे फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाना है और उसे पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्या बहुत सारी देशों में इस तरह की डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है, कुछ देशों में नहीं भी किया जाता है, लेकिन भारतीय डाकघर इस तरह की डाक वस्तुओं को स्वीकार करने से मना नहीं करेगा। लेकिन भारतीय डाक जो है इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार नहीं रहेगी अगर फॉरेन कंट्री में उसका वितरण ना हो पाए या उसको वापस कर दिया जाए। नो आर्टिकल शुड हैव द एड्रेस साइड मार्क्ड ऑफ इनटू सेवरल डिवीजन। उसके बाद क्या बताया गया कि जो भी आपके आर्टिकल होंगे उनमें पते वाली साइड को बहुत सारे डिविजन्स में विभाजित नहीं किया गया होना चाहिए, मतलब अलग अलग पते उसके ऊपर आपने नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास मैनर ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क की पूर्व अदायगी के तरीके के बारे में। Postage on foreign articles may be prepaid by means of postage stamps or by use of postal stationery issued by the Indian Post Office or by means of impressions of franking machine, provided the impressions include the indication India Postage। सबसे पहले कोई भी आपने फॉरेन आर्टिकल भेजना है, विदेशी डाक वस्तु भेजनी है, उसके ऊपर जो भी पोस्टेज चार्जेस लगेंगे वो कैसे होने चाहिए, प्रीपेड होने चाहिए। आपको उन चार्जेस का पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। पूर्व भुगतान करने के लिए आप डाक टिकटों का, पोस्टेज स्टैंप्स का यूज़ कर सकते हैं या पोस्टल स्टेशनरी का यूज़ कर सकते हैं जिसे भारतीय डाकघर के द्वारा जारी किया गया होगा, या फिर आप फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन के माध्यम से भी पोस्टेज चार्जेस का प्रीपेड या पूरा भुगतान कर सकते हैं। लेकिन उस इंप्रेशन में क्या होना चाहिए, इंडिया पोस्टेज वर्ड लिखा होना चाहिए। Postage may be prepaid in cash at certain important post offices specially authorized for this purpose when senders desire to post a large number of unregistered packets। जब प्रेषक बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में डाक शुल्क नकद में प्रीपेड किया जा सकता है। तो जैसे इंग्लैंड में वैसे फॉरेन में क्या बताया गया कि जब कोई भी प्रेषक बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेटों को, अनरजिस्टर्ड पैकेट्स को पोस्ट करना चाहेंगे तो वहां पे कुछ एक डाकघरों को अधिकृत किया जा सकता है जो डाक शुल्क नकद में पूरा भुगतान के रूप में ले सकते हैं। इसके लिए कितने अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करने होंगे, मिनिमम ऑफ 500 पैकेट्स इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में कम से कम 500 पैकेट और छोटे शहरों में कम से कम 250 पैकेट एक बार में पोस्ट करने होंगे अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। A few post offices in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras have also been authorized to accept cash for prepayment of postage and registration fees on ordinary registered article। ऊपर तो हमने कर लिया अनरजिस्टर्ड पैकेट्स के बारे में, लेकिन बोला है बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों को भी इस चीज़ के लिए अधिकृत किया है। किस चीज़ के लिए अधिकृत किया है, जो ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, सामान्य पंजीकृत वस्तुएं होती हैं, उनके लिए पोस्टेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस की प्री पेमेंट के लिए कैश एक्सेप्ट करने के बारे में। ठीक है, वो आपकी लेटर मेल हो सकती हैं। प्रोवाइडेड दी सेंडर यूजेस स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स ऑफ फॉर बुकिंग दी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे प्रेषकों को क्या करना पड़ेगा, पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग के लिए विशेष पंजीकृत पत्रिकाओं का उपयोग करना होगा। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के कुछ डाकघरों को पत्र डाक की जो सामान्य पंजीकृत वस्तुएं होंगी उनके ऊपर डाक शुल्क और पंजी शुल्क के पूरा भुगतान के लिए नकद स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, बशर्ते की, लेकिन शर्त है यहाँ पे, क्या शर्त है कि प्रेषक पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग के लिए विशेष पंजीकरण पत्रिकाओं का उपयोग करेगा। The number of articles posted at one time should not be less than 50 and the articles should be of same type and weight। उसके बाद बोला इस तरह की जब भी आप डाक वस्तुओं को पोस्ट करेंगे, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल को, तो वो कैसे होने चाहिए, कम से कम 50 आर्टिकल आपको एक बार में पोस्ट करने होंगे। दूसरी बात, वो एक ही प्रकार के होने चाहिए और उनका वजन भी एक समान होना चाहिए। तो ये कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज आल्सो परमिटेड फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। पंजीकृत समाचार पत्रों की पोस्टिंग के लिए भी नकद में पूर्व भुगतान की अनुमति आपको दी जाएगी, यानी कि न्यूज़पेपर भी आप इस सेवा के तहत पोस्ट कर सकते हैं।
However, a separate license should be obtained for posting registered newspaper under this system to foreign countries irrespective of whether the sender possesses a license for prepayment in cash for posting inside the country। तो यहाँ पे जैसे हमने इंग्लैंड के बारे में भी किया था कि इंग्लैंड में भी आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को इस सेवा के तहत पोस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा वो लाइसेंस आपको दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में इस सेवा के तहत रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक अलग लाइसेंस चाहिए होगा, चाहे आपके पास इंग्लैंड में या अंतर्देशीय में या भारत के भीतर इस तरह से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्ट करने के लिए लाइसेंस हो, तब भी आपको विदेश में इस तरह के न्यूज़पेपर को पोस्ट करने के लिए एक अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। In addition to the conditions laid down for the inland post, the following entries should be printed in bold on the wrapper or below the registration number printed on the paper when it is posted without a wrapper। तो अंतर्देशीय डाक के लिए जो भी निर्धारित शर्तें हैं वो इसके ऊपर भी लागू होंगी। उसके अलावा निम्नलिखित प्रविष्टियां रैपर पर मोटे अक्षरों में मुद्रित की जानी चाहिए। कौन कौन सी प्रविष्टियां? लाइसेंस नंबर, लाइसेंस ड्यू टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम, ये चीज़ हो जाएगी, और साथ में वर्ड पोस्टेज पेड और पोर्ट पे should be enclosed by a thick border which with an area not less than 300 स्क्वायर मिलीमीटर। उसके बाद इसमें एक क्या होना चाहिए? वर्ड्स लिखे होने चाहिए पोस्टेज पेड और पोर्ट पे, और कैसे होने चाहिए? थिक बॉर्डर वाले एक एरिया से घिरे होने चाहिए जिसका जो एरिया है 300 स्क्वायर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर पोस्टेज पेड या पोर्ट पे शब्द भी लिखे होने चाहिए। तो ये भी उस न्यूज़पेपर के ऊपर आपको करना है, यानी कि लाइसेंस नंबर, लाइसेंस टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम, और साथ में ये वर्ड्स पोस्टेज पेड और पोर्ट पे एक थिक बॉर्डर के अंदर लिखे होने चाहिए, और उसका एरिया जो है 300 स्क्वायर मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी इनलैंड पोस्ट में शर्तें हैं किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को इस तरह पोस्ट करने के लिए, वो तो इसके ऊपर अप्लाई होंगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे और आपको ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी फॉरेन पोस्ट के मामले में। Postage stamps or postal franking impressions should be applied to the top right hand corner of the address side। उसके बाद डाक टिकट या फ्रैंकिंग मशीन की छाप पता पक्ष के दाहिने हाथ के ऊपरी कोने में लगानी चाहिए। पोस्ट कार्ड्स हैविंग स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन बैक। अब कोई भी ऐसा पोस्ट कार्ड है जिसके ऊपर जो आपने डाक टिकट है वो पीछे वाली साइड लगा दी है, मतलब अदर देन दी एड्रेस साइड, जिस तरफ पता लिखा है उस तरफ आपने डाक टिकट नहीं लगाया, आपने दूसरी तरफ डाक टिकट लगा दिए है, आर लाइएबल टू बी ट्रीटेड एज अनपेड। तो इस तरह के पोस्ट कार्ड को क्या माना जाता है? अनपेड माना जाता है, अवैतनिक माना जाता है। नॉन पोस्टल स्टैम्प्स एंड चैरिटी और अदर लेबल्स एज वेल एज डिजाइंस likely to be mistaken for postage stamps or service labels may not be affixed to or printed on the address side। उसके बाद नॉन पोस्टल स्टैम्प्स हैं या चैरिटी स्टैम्प्स हैं, अन्य लेबल्स हैं या डिज़ाइन है जो गलत हो गए हैं, वो कभी भी एड्रेस साइड में नहीं दिखाई देने चाहिए, वो पीछे वाली साइड हो सकते हैं। दिस शैल आल्सो अप्लाई टू स्टैम्प इंप्रेशंस विच कुड बी मिस्टेकन फॉर फ्रैंकी मशीन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। ये फ्रैंकी मशीन की अगर छाप भी गलत हो जाती है तो वो भी एड्रेस साइड में आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। आगे चलते हैं। आर्टिकल्स पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स, जहाज़ों पर पोस्ट की गई वस्तुएं, क्योंकि आप समुद्री जहाज़ों में, क्या जहाज़ दूसरे नहीं, हवाई जहाज़ की बात नहीं किया है, दूसरे जहाज़ों की बात की गई है, जो समुद्री जहाज़ होते हैं वहाँ पे अगर कोई भी डाक वस्तु पोस्ट की जाती है तो किस तरह से उसका निपटान किया जाएगा। Post office situated at a port of call of ocean going vessel will accept mails posted on board the ship if they are delivered loose to the post office। समुद्र में जाने वाले जहाज़ों के लिए पड़ाव पतन पर स्थित डाकघर जहाज पर पोस्ट की गई वस्तुओं को स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? लूज, यानी कि खुले में उनको डाकघर में आपको देना होगा। इफ़ दे आर पोस्टेड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ शिप एट इन एन इंडियन पोर्ट, अगर जो जहाज है वो किसी भारतीय बंदरगाह पर खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, दे शुड बेयर इंडियन पोस्ट स्टैम्प्स, उनके ऊपर भारतीय डाक टिकट लगे होने चाहिए। मान लीजिए आप एक डाक वस्तु पोस्ट कर रहे हैं जहाज में, और जहाज जो है वो भारतीय बंदरगाह पर ठहरा हुआ है, तो उस डाक वस्तु के ऊपर जो डाक टिकट होंगे वो भारतीय डाक टिकट होने चाहिए। एंड इफ दे आर पोस्टेड ऑन दी हाई सी, लेकिन वो समुद्र में जाके पोस्ट किए जाते हैं, मतलब वो गहरे समुद्र में जाने के बाद जब पोस्ट किए जाएंगे, दे मे बी प्रीपेड विद दी पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ द कंट्री टू विच दी वैसल बिलोंग, तो उनके ऊपर जो डाक टिकट होंगे वो उस देश के होने चाहिए जिस देश से वो जहाज संबंधित है। The mails will be given air और surface transmission as desired by the sender, और ऐसी डाक वस्तुओं को जिन्हें जहाज में पोस्ट किया जाता है उन्हें सतह मार्ग से या हवाई मार्ग से प्रेषित किया जाता है जैसी भी प्रेषक की इच्छा होगी। Air mails prepaid with stamps other than Indian postage stamps are to be handed over separately with a statement of weight of the mail grouped according to the destination or the official label AVT statement if the ship is provided with a post office, and for these mails the country to which the vessel belong will reimburse the
एयर कन्वेंस चार्जेस टू द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। उसके बाद बोला गया एयर मेल जो भी होगी जिसके ऊपर डाक टिकटों के माध्यम से आपने प्रीपेड किया है, पूरा भुगतान किया है, लेकिन वो डाक टिकट जो है भारतीय डाक टिकट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ आपको एक वेट स्टेटमेंट ऑफ वेट देनी होगी, या फिर साथ में एक ऑफिशियल लेवल लगा सकते हैं, AV2 स्टेटमेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात, साथ में वो वैसल या वो जहाज जिस भी देश से संबंधित है उस जहाज के द्वारा पोस्ट ऑफिस को भारतीय डाकघर को हवाई परिवहन की शुल्क की आपूर्ति करनी होगी। तो जब भी आपकी एयरमेल जिसके ऊपर भारतीय डाक टिकट के अलावा अन्य डाक टिकटों के साथ पूरा भुगतान किया है, तो ऐसे आपको लेखों को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ वेट के साथ या फिर AV2 स्टेटमेंट के साथ वहां पे प्रस्तुत करना होगा। और साथ में जिस भी देश का वो जहाज है, ये जिस भी देश से संबंधित वो जहाज है, उस देश के द्वारा भारतीय डाक विभाग को हवाई परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति करनी होगी। नेक्स्ट आपके पास डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य के देश में वितरण कैसे किया जाएगा। Articles are delivered in the country of destination according to the internal legislations and regulations and this varies widely from country to country। तो किसी भी देश में किसी भी डाक वस्तु का जो वितरण किया जाएगा, उनके जो भी नियम होंगे, आंतरिक कानून होंगे, उनके अनुसार किया जाएगा। यानी कि भारतीय डाकघर का इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। किसी भी विदेश में किसी भी डाक वस्तु का जो वितरण है उनके आंतरिक कानून और विनियमों के अनुसार किया जाएगा, और यह हर एक देश में अलग अलग हो सकता है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनर इन विच द आर्टिकल्स इज डिलीवर्ड। तो भारतीय डाक विभाग इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि आपकी डाक वस्तु फॉरेन कंट्री में किस तरह से वितरित की जा रही है, किस तरीके से वितरित की जा रही है, या फिर उसको अनडिलीवर्ड वापस लौटा दिया जाता है, या उनके जो भी रेगुलेशंस हैं या लेजिस्लेशन है, यानी कि डेस्टिनेशन कंट्री के जो भी कानून है या उनके जो भी नियम है, उनके अनुसार अगर उस डाक वस्तु को वापस लौटा दिया जाता है अवितरण योग्य के रूप में, तो ऐसी कंडीशन में भी भारतीय डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स इज आल्सो गवर्न्ड बाय इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। अवितरण योग्य वस्तुओं के निरोध की अवधि, जैसे भारतीय डाकघर में किसी भी डाक वस्तु को किसी को 7 दिन रोका जाएगा, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना रोक के रखा जाता है, उसी तरह से फॉरेन कंट्री में भी अपने नियम और विनियम होते हैं, वो अपने अनुसार उन डाक वस्तुओं को रोक के रखते हैं। नहीं रोकेंगे कितनी अवधि के लिए रोकेंगे वो उनकी मर्जी रहेगी। नेक्स्ट आपके पास रूल नंबर 15, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ आउटबार्ड फॉरेन आर्टिकल्स इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी। बाहर भेजी गई विदेशी वस्तुओं का वितरण न होने पर उनका निपटान कैसे किया जाएगा। The sender of a foreign article can instruct by means of a note on the address side of article in a language known in the country of destination that it should not be redirected। तो जब भी आपने कोई डाक वस्तु भेजनी है फॉरेन कंट्री के लिए, भारत से उसको फॉरेन कंट्री के लिए भेजा गया, लेकिन विदेश में अगर उसका कहीं वितरण ना हो पाए, तो उसके लिए आप निर्देश दे सकते हैं कि इसका पुनर्निर्देशन नहीं करना है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे इंग्लैंड पोस्ट में हमने किया कि आप रिडायरेक्शन करते हैं, आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं पार्सल के अलावा किसी भी डाक वस्तु के लिए, या फिर उसकी रिडायरेक्शन की जाती है तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जैसे आपका एड्रेस ही किसी और जगह पे रहता है तो वो आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे दूसरी जगह पे उस डाक वस्तु को भेजने के लिए। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है, फॉरेन कंट्री में आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रह जाती है कि आप अगर चार्जेस नहीं देना चाहते हो तो आप वहाँ पे निर्देश दे सकते हैं कि अगर इस डाक वस्तु का वितरण नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में इस डाक वस्तु का आपने पुनर्निर्देशन नहीं करना है। सिमिलरली ही मे इंस्ट्रक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी द आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू हिम आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड। उसके बाद सेम इसी तरह से वो ये भी निर्देश दे सकता है अगर इस डाक वस्तु का वितरण ना हो, ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, इस डाक वस्तु को एक निश्चित अवधि के लिए रोकने के बाद मुझे वापस करना है। आर्टिकल विल हाउएवर बी रिटर्न टू हिम बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड इफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन प्रेस्क्राइब्ड इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन इज लेस। लेकिन अगर उस देश में किसी भी डाक वस्तु को रोक कर रखने की अवधि कम है, मान लीजिए आपने निर्देश दिया कि अगर इसका वितरण ना हो पाए आपने 10 दिन से रोक के रखना है, लेकिन जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहां पे जो रोक कर रखने की अवधि है वो कम है, वो केवल 5 दिन की है, तो 5 दिन के बाद ही आपको वो डाक वस्तु वापस लौटा दी जाएगी। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के। अगर आप थ्योरी अच्छे से करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आपको ये याद करनी है, आपको ये रटनी है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आपने इसको अच्छे से समझ के पढ़ लेना है। आप वीडियो कर लो, उसके बाद जो भी नोट्स हैं या PDF आपने प्रिंट करवाई है उसको आराम से बैठ के पढ़ो। आपको याद
नहीं करने, आपको नहीं याद रह रहा है, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। जब क्वेश्चन पेपर्स हम करेंगे, उन क्वेश्चन पेपर्स में जब इनके संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन याद आएंगी कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के मामले में, ठीक है, वो नहीं सही होता है कि आप इनको याद करोगे, क्योंकि याद करने के लिए आप लगोगे तो आपको 2-3 साल लग जाएंगे पीए की तैयारी में। तो आपको ये याद नहीं करने, आपको पढ़ने हैं, समझ लेने हैं, जितना हो सके इनको समझ लेना है। जैसे यहाँ पे फॉरेन पोस्ट की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसे ही आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ इतना याद करना है कि भाई जो इनलैंड पोस्ट की परिभाषा में नहीं आते, अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आते हैं, वो किस में आ जाएंगे, फॉरेन पोस्ट की परिभाषा में आ जाएंगे। दूसरे, आपको फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स की केवल 2 ही श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। लेटर पोस्ट में कौन आ जाएगा, पार्सल पोस्ट में कौन आ जाएगा, बस इतना से याद करना होता है। इनमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है एक्स्ट्रा। जैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है तो इसमें आ जाएगा कि सभी सदस्य, जितने भी देश हैं विश्व के, वो सभी इसके सदस्य हैं। या फिर दूसरी बात इसमें क्या दी जाती है, पारगमन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। और दूसरी बात, जो भी आपकी लेटर पोस्ट आइटम्स होती हैं उनके पारस्परिक आदान प्रदान के लिए संघ का जितना भी क्षेत्र है उसको क्या माना जाता है, सिंगल पोस्टल टेरिटरी माना है। बिल्कुल आपको इसको समझ के याद करने, आप इस तरह से याद करेंगे, जब क्वेश्चन पेपर्स करेंगे ये फिर से आपको रिपीट होंगे, फिर से आपको ये याद करवाए जाएंगे, तो वहाँ पे आपके बिल्कुल अच्छे से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है ज़्यादा कि आपको ये याद करने हैं। लेक्चर्स आपको हो सकता है लंबे लगे, लंबे इसलिए लगते हैं क्योंकि समझाने में टाइम लग जाता है, तो लेक्चर्स लंबे नहीं है, आपको ये केवल समझ लेने हैं और 2-3 दिन में भी आप एक लेक्चर को कवर करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी समझ के याद करेंगे, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी जिस तरह मर्जी का क्वेश्चन आए फिर आप उसको आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।